सो अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की पीवाईक्यूज तो बात कर ही रहे थे। पेपर 2 की बात करेंगे। 2022 में पेपर 1 हो चुका है पूरा, पेपर 2 का सेक्शन ए भी हो चुका है। पेपर 2 के सेक्शन बी की बात करेंगे यार, 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में हम 5 शॉर्ट नोट करेंगे एंड 3 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ये 5 ABCDE करेंगे और 6 ABC करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार, मतलब 5A क्या है, रीजनलिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। देखो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी जो कि हमारे पास पेपर 2 के अंदर आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चीज़ें बहुत कम है वहाँ पे, बट हाँ नंबर बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी ज़्यादा है और मार्क्स का नंबर भी यहाँ पे ज़्यादा, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है अपने को, ठीक है। सो क्वेश्चन है रीजनलिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो हम आंसर को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस द आंसर बाय मेंशनिंग अबाउट रीजनलिज्म। ये होता क्या है, व्हाट इज रीजनलिज्म यार। सो रीजनलिज्म जो टर्म है ना, इसका मतलब क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, है ना, कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया से जो वो बिलोंग करते हैं, या फिर कोई कल्चरल कलेक्टिव कल्चर या फिर कलेक्टिव इंटरेस्ट हो गया, कल्चर हो गया, फिर एक एस्पिरेशन को ये डिनोट करता है रीजनलिज्म टर्म। refers to the strong identification of people with a specific geographical region and their collective interest, culture and एस्पिरेशन, ठीक है। एक हैंड में बात करें, ऑन वन हैंड रीजनलिज्म बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे, बाय फोस्टरिंग अ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल आइडेंटिटी, बिकॉज एक लार्जर नेशनल आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, है ना, एक रीजनल आइडेंटिटी बनाता है ना, एक मतलब एक तरह से जो है रीजनलिज्म, इट प्रमोट्स व्हाट, इट प्रमोट्स डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है ना। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो जो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस, वो स्ट्रेंथन करता है, जो कंट्रीब्यूशन है ना कंट्री के अंदर एक यूनिटी वाला, उसको क्या करता है, एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है। ऑल्सो रीजनलिज्म क्या करता है, एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की, क्योंकि वो क्या करता है, रीजनल गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी देता है, तो उससे क्या होगा, लोकल ऑटोनॉमी बढ़ेगा यार, है ना, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बढ़ावा मिलेगा उसको, है ना। बट दूसरे बात हम करें तो दूसरे अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट चैलेंजेस भी हैं यहाँ पे, क्या थ्रेट्स भी हैं, बिकॉज कभी कभी जो ये रीजनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस जब आ जाती है ना, तो पैरोकियलिज्म देखने को मिलता है, अपना अपना खुद का कल्चर खुद का। जैसे कि हमारे पास अगर नेशनल आइडेंटिटी की, जैसे कोई भी रीजनलिस्टिक में हमारे पास बात करेंगे, कोई भी लैंग्वेज अंदर यहाँ पे कोई स्टेट है, तो बोलता है कि हमारे पास रिवर जो वाटर है ना, वो हमारे पास सेपरेट स्टेट हुड चाहिए, या पानी में लड़ाई हो गया तो हम डिफरा चलेंगे, जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं, है ना। सो एक तरह से ये मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग जब आ जाती है ना, तो हमारे पास डेवलपमेंट रुक जाता है। सो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। सो ऑन वन हैंड regionalism can serve as an opportunity for national integration by fostering the development of regional identities that coexist within the larger national identity. ना फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें तो जो लिंग्विस्टिक है
एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है इन इंडिया, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लैंग्वेजेस के फॉर्म में देखने को मिलता है, कैन बी सीन, ऐसे लिखते हैं, विथ इट्स मैनी स्टेट्स एंड लैंग्वेजेस कैन बी seen as a strength that contribute to the country's unity in diversity. ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात क्या है, हावेवर रीजनलिज्म कैन ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू national integration if it leads to the rise of parochialism, narrow mindedness and regional chaosm। है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म है, कभी कभी दो स्टेट्स के बीच में टेंशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शेयरिंग ऑफ डिस्प्यूट के केस में, तो एक सेपरेट स्टेटहुड मांगते हैं भाई लिंग्विस्टिक लाइन में। ये शेयरिंग ऑफ वाटर डिस्प्यूट के केस में हम देख सकते हैं, है ना। कभी कभी जब डिसीजन आता है तो अपना सेपरेट स्टेटहुड मांगने लग जाते हैं यार। यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं अबाउट दी क्रिएशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो इन कंक्लूजन में बोल सकते हैं, देखो भाई जो रीजनलिज्म है इट कैन बी बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन, इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट, है ना, हाउ वी मैनेज इट एंड एड्रेस इट। सो रीजनलिज्म टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द नेशनल इंटीग्रेशन, ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है कुछ इंक्लूसिव पॉलिसीज लें, है ना, अडॉप्ट करें, जैसे कि, है ना, को एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड नेशनल आइडेंटिटी, है ना। लेकिन हमारे पास जो एड्रेस करना ज़रूरी है, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के जो ग्रीवांसेस हैं उनको, जो उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको। सो कैसे कंक्लूड कर सकते हैं भाई, बाय मेंशनिंग दैट रीजनलिज्म कैन बी
both and opportunity and a threat to national integration depending on how it is managed and addressed. So हमारे पास क्या चाहिए? This requires striking a delicate balance between fostering regional autonomy and preserving national unity। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था रीजनलिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग भाई ये रीजनलिज्म होता क्या है। सो रीजनलिज्म रिफर्स टू है ना कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन का एक आइडेंटिटी होना, कोई कलेक्टिव इंटरेस्ट होना, एक रीजनल का है ना कल्चरल एस्पिरेशंस जो है वहाँ के जो सोच है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक तरह से रीजनलिज्म बोल रहे हैं एक प्रकार से। तो रीजनलिज्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल आइडेंटिटीज़ के लिए। जब हम डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं तो कभी कभी एक लार्जर नेशनल आइडेंटिटी बनाता है जब छोटे छोटे ग्रुप मिलकर बड़ा सा नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है हमारे पास इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड लैंग्वेजेस में, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक तरह से कंट्रीब्यूट करता है कंट्री का। बट दूसरे हाथ में हम बात करें तो कभी कभी जो नेशनल इंटीग्रेशन करते करते कभी कभी जो भी इनके अंदर जो रीजनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे है ना पैरोकियलाइजेशन, हमारा कल्चर हमारा सब चीज़ बोल के एक नैरो माइंडेडनेस जब आ जाता है ना तो वो कभी कभी है ना एक दिक्कत का सामना भी होने को मिल सकता है, टेंशन आ जाते हैं भाई। फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर की बात करें तो लिंग्विस्टिक लाइन के बेट में सेपरेट स्टेटहुड बनाने की बात करते हैं अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो यार। फॉर एग्जांपल हमने देखा तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश बना था किसके बेसिस में? लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म के तो बेसिस में ना यार। तो कभी कभी दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हमने बोला कि देखो रीजनलिज्म अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है एंड थ्रेट भी प्रोवाइड करता है टू द नेशनल इंटीग्रेशन। बट हमारे पास ये डिपेंड क्या करता है, कैसे डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी बनेगा या थ्रेट करेगा? डिपेंड करता है हम में कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं, हम उसको एड्रेस कैसे करते हैं। सो मैनेज करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जरूरी क्या है? हमारे पास एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखें किसके किसके बीच में? रीजनल ऑटोनॉमी के बीच में एंड प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी के बीच में। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है यार कि हमारे पास रीजनलिज्म अपॉर्चुनिटी बनेगा या फिर थ्रेट बनेगा उसको देखते हुए। तो ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है यार? इशूज ऑफ ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर। हमको बात किसी करनी है, इशूज ऑफ ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर की बात करनी है। सो इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं जो इशूज़ हैं ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर को? बाय मेंशनिंग दैट जो ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर है वो बहुत सारे इशूज़ फेस करते हैं भाई। जैसे कि कोई चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट उनका इम्पैक्ट डालती है लाइवलीहुड के अंदर, इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर, ओवरऑल वेलबींग के अंदर। जैसे कि इशूज़ में हम बोल सकते हैं लैंड ओनरशिप का है, एक्सप्लॉयटेशन का है, कर्ज में डूब जाना, इनडेटनेस का है, सोशल सिक्योरिटी की कमी होना, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उनका इम्पैक्ट होना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ट्राइबल एग्रीकल्चरल laborers have been facing numerous issues that have direct impact on their livelihood, economic status and overall well-being. These issues are mainly related to land ownership, exploitation,
indebtedness, lack of social security, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और ये जो इश्यूज हैं भाई, जो एग्रीकल्चर लेबर फेस करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम बात कर सकते हैं अबाउट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे भाई, कम्युनिटी ओनरशिप था। बट जब मॉडर्न लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया तो उनका जो एनक्रोचमेंट देखने को मिला भाई, नॉन ट्राइबल पीपल ने उनकी ज़मीन को हथिया लिया। सो जो उनका ओनरशिप चला गया एक प्रकार से। ओके, सो सबसे पहले तो मेन इशू क्या है यार, पहले जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे वो क्या करते थे, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हैव ट्रेडिशनली practiced और कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ राइट्स। बट जब when with the introduction of modern land revenue system, जो बाहर के जो लोग आए नॉन ट्राइबल पीपल, उन्होंने क्या कर दिया, ज़मीन को हथिया लिया यार, है ना। तो इसकी वजह से लैंड ओनरशिप का लॉस्ट हो गया। They lost ownership rights over their land। ये पहला था। दूसरा अगर हम बात करें अबाउट, है ना, एक्सप्लॉइटेशन भी एक मेजर इश्यू है यार। एक्सप्लॉइटेशन इज अनदर मेजर इशू जो कि ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबर फेस करते हैं, बिकॉज उनको कम वेज दिया जाता है एंड हार्श वर्किंग कंडीशन में उनको जनरली काम कराया जाता है। As they are often paid low wages and subjected to harsh working condition। और क्या भाई, एक इंडेटनेस भी कॉमन इशू है, जैसे कि हमारे पास जब किसी से कर्जा लेते हैं भाई, ड्यू टू द लो इकोनॉमिक स्टेटस एंड लैक ऑफ लैंड ओनरशिप, दे ऑफन हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द लेंडर्स एट हाई इंटरेस्ट रेट टू मेट द बेसिक नीड, है ना। एंड जैसे कि वो सीड खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, बट एक डेट साइकिल में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जो कि इनको गरीब बना के छोड़ता है यार। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट,
Indebtedness is a common issue among tribal agricultural laborers because due to low economic status and lack of land ownership, they often have to borrow money from moneylenders at high interest rate to meet their basic needs such as buying seeds, fertilizers, and other cultural inputs. ओके, तो जिसकी वजह से कर्ज की साइकिल में फंस जाते हैं या डेट ट्रैप में। ऑल्सो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी या फिर जो एक्सेस है गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए वो चैलेंजिंग है भाई ये ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए, बिकॉज रिमोट लोकेशन की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, है ना, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं यहाँ पे नहीं पहुँच पाती जो कि इनके लिए बनाया गया है। सो ड्यू टू their remote location and lack of awareness, many tribal laborers are unable to access government schemes meant for their upliftment. एग्जाम्पल GNREGA, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना। और भी बहुत सारे कारण हैं भाई, जैसे कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डैम्स बनाना, माइंस बनाने से, इंडस्ट्रीज बनाने से, उससे क्या होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उनके एंसेस्ट्रल लैंड से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो भी एक तरह से जैसे कि हम बात कर सकते हैं और सरदार सरोवर डैम जब बनाया गया गुजरात के अंदर, उससे ट्राइबल फैमिलीज, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइबल फैमिलीज को डिस्प्लेस करना पड़ा एंड जिससे उनकी जिंदगानी अफेक्ट हुई यार। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं यार, बट इसके लिए अगर इसको हम एड्रेस करना चाहें तो हमको एक पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस करना है, एक ग्रेटर सेंसिटिविटी देनी है भाई टुवर्ड देयर राइट्स एंड नीड्स। ओके, ट्राइबल agricultural laborers face a multitude of issues that need to be addressed through comprehensive policy intervention, community participation,
and greater sensitivity toward their rights and needs. कि तो इस प्रकार से हम इसका कर सकते हैं, इनकी जो दिक्कतें हैं उसको सुलझा सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था इशूज़ ऑफ ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबर। तो हमने बताया कि क्या क्या इकोनॉमिक स्टेटस के रिगार्डिंग लाइवलीहुड पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारे इशूज़ हैं यार। जैसे कि हमारे पास लैंड ओनरशिप का इशू है, एक्सप्लॉयटेशन का है, इंडेटनेस का है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, जो इम्पैक्ट है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का वो है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो ट्राइबल ओनरशिप है वो क्यों ख़त्म हो गया भाई। पहले तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे, कम्युनिटी ओनरशिप था, बट जब मॉडर्न लैंड रिवेन्यू सिस्टम आया या फिर जो नॉन ट्राइबल पीपल ने जब एनक्रोच कर लिया इनकी चीज़ों को, तो जो ओनरशिप राइट्स थे वो चले गए इनके लैंड के। एक्सप्लॉयटेशन भी एक मेजर इशू है, बिकॉज जो ट्राइबल लेबरर्स हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं, उनको एकदम हार्श वर्किंग कंडीशन में काम कराया जाता है ना। इंडेटनेस भी एक बहुत बड़ा इशू है, कर्ज जाल में ये फंस जाते हैं बिकॉज इनके पास इतनी अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता, लैंड ओनरशिप नहीं है, बिकॉज मॉडर्न लैंड रिवेन्यू सिस्टम से उन्होंने ले लिया भाई लैंड ओनरशिप है। फिर जो एनक्रोचमेंट किए बाहर के लोगों ने, तो उससे क्या हुआ, जो उनको पैसा लेना पड़ता है, मनी लेंडर से बोरो करना पड़ता है पैसा यार, जो कि हाई इंटरेस्ट में बेस इनको देते हैं। तो पैसा तो एक तो बेसिक नीड्स के लिए इनको हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर्जा लेना पड़ता है। जो जैसे कि बेसिक नीड्स में हमारे पास क्या आ रहा है, सीड्स बाय करने के लिए, फर्टिलाइजर्स बाय करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए। तो एक तरह से कर्ज जाल में फंस जाते हैं। अगर सपोज करो एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो पाया तो एक डेटर में फंस जाते हैं, उस पैसे को चुकाने के लिए और पैसा उधार लेते हैं, उस पैसा को चुका नहीं पाते तो और पैसा लेते हैं, तो साइकिल्स बन जाता है। इसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ डेट ट्रैप। और भी दिक्कतें हैं लाइक ड्यू टू रिमोट लोकेशन या फिर अवेयरनेस की कमी की वजह से जो सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए है ना वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पाते इनके अंदर या इन तक यार, है ना। सो जैसे कि मनरेगा पहुंच नहीं पाते इन तक कभी कभी ट्राइबल एरियाज़ में, है ना। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये नहीं पहुंच पाता। तो हमने कंक्लूजन में बताया कि देखो भाई एक मल्टीट्यूड ऑफ इशू फेस करते हैं ट्राइबल एग्रीकल्चर लेबरर्स, तो इनको एड्रेस करना जरूरी है, जिसके लिए हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में फोकस करना है, सेंसिटिविटी लानी है हमको टुवर्ड देयर राइट्स, है ना। उनके राइट्स पे हमारे पास थोड़ा सा जोर देना है कि भाई इनकी भी एक राइट्स है ना, उनकी नीड्स पे फोकस करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये इशूज़ फेस करते हैं उसको सुलझा सकते हैं और उसको ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सी क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स। ओके, हमको बात करनी है इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स की बात करनी है। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मेंशनिंग दैट, है ना, जो सेमी एंड नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ग्रुप्स हैं, इनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर चैलेंजेस जो हैं वो ब्रॉडली हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इशूज। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स फेस various problems and challenges in their way of life, which can be broadly categorized into social, economic and environmental issues। सबसे पहले जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात करें, जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक टाइप फेस करते हैं उसमें क्या है भाई, बिकॉज दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन या फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ओके, द नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स often face discrimination, marginalization and exclusion
from the mainstream society. ओके, जिससे उनको क्या 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 उनको ऐसे बोलते थे भाई कि वो बैकवर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। सो उससे सोशल आइसोलेशन हो जाता है उनका, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का एक्सेस नहीं होता, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जब बंजारा कम्युनिटी इन इंडिया फेस इशूज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, सो उनके पास एक्सेस नहीं हो पाता एजुकेशन का, हेल्थ फैसिलिटी का। दी बंजारा कम्युनिटी इन इंडिया faces issues of social exclusion, poor access to education and healthcare facilities। सो ये हो गई सोशल प्रॉब्लम की बात यार। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या फेस करते हैं यार, देखो इनका जो लाइवलीहुड था, है ना, जो इनका इन कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड था, इट्स टेंड टू चेंज बिकॉज दे फेसेस चैलेंजेस फाइंडिंग रेगुलर एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता इनको, क्योंकि मूव करते रहते हैं यार मोबिलिटी की वजह से, एंड लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, है ना। इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था लाइक पास्टरलिज्म, हंटिंग, गैदरिंग, है ना, वो एक तरह से अनसस्टेनेबल हो रहा है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन के साथ। और जो आज हमारे पास मार्केट फोर्स या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है, उनको और ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटी को और ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर बना दे रहा है। सो बोल सकते हैं भाई मेंशनिंग दैट दे फेस challenges in finding regular and stable employment due to their mobility and lack of formal education। फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइका पास्टरलिस्ट जो राजस्थान के अंदर थे, दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज बिकॉज इनका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था लाइक ये कैमल हैंडल करते थे, वो डिक्लाइन में है भाई, बिकॉज कैमल पर डिमांड उतना ज़्यादा नहीं है। सो द राइका pastoralists of Rajasthan have been facing difficulties in sustaining their traditional ऑक्यूपेशन ऑफ कैमल हर्डिंग, है ना, कैमल को पालते थे, ड्यू टू अ डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर कैमल प्रोडक्ट्स। सो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं यार। हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज आप समझना इनका जो लाइफस्टाइल है वो इन्वायरमेंट या फिर नेचुरल रिसोर्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है यार। बट जो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट का, जो रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, इनसे
इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं अबाउट दी गुजर्स एंड बकरवाल ट्राइब जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, दे आर पास्टलिस्ट कम्युनिटी ना, वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। ओके, सो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट these communities are facing increasing environmental degradation and loss of resources due to factors like climate change, deforestation and urbanization। एग्जाम्पल के तौर पे द गुजर्स एंड बकरवाल ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर which are the pastoralist community, है ना, गुजर बकराल, they are facing adversely, they है ना, are adversely affected by climate change and environmental degradation, are adversely affected by climate change and environmental डिग्रेडेशन। सो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक लीगल एंड पॉलिसी इशूज़ भी हैं यार, है ना, तो वो सब हैं बिकॉज उनको एक्सप्लॉइट किया था, जनरली इनके रिकॉग्नाइज नहीं किया था ट्रेडिशनल लैंड्स को, तो लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन भी एक तरह से यहाँ पे इनके लिए दिक्कत है। सो लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप है बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं यार ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बट अगर हम इसको एड्रेस करना चाहिए जो प्रॉब्लम्स हैं, एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, इसके लिए क्या चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए जहाँ पे हम लीगल रिकॉग्नाइजेशन की बात करें उनके लिए, उनका प्रोटेक्शन करने की बात करें, उनका कल्चर प्रैक्टिस जो है, एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज उनको दें जिससे मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें जिससे वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है उनकी यूनिट्स, उनकी, अरे यार क्या बोल रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात कर सकते हैं जिससे, है ना, वो अपने जो यूनिक नीड्स हैं और उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसको मेंटेन कर पाएँ। सो क्वेश्चन के बाद कंक्लूड कर सकते हैं मेंशनिंग दैट दस एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम्स requires a holistic approach that includes legal recognition, protection of their cultural practices and sustainable development strategies that incorporate their unique needs and aspirations। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ग्रुप्स। हमने बताया कि यार जो इनके प्रॉब्लम्स हैं उसको हम 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल। सोशल प्रॉब्लम ने बताया कि भाई जनरली ये फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन या फिर एक्सक्लूजन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल हमने बंजारा कम्युनिटी की बात की भाई जिनको एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन फेस करना पड़ता है, सो उनके एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं हो पाता उतना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को नहीं एक्सेस कर पाते, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर हम बता सकते हैं कि
देखो इनके पास फॉर्मल एजुकेशन की जो कमी है मोबिलिटी की वजह से, है ना, तो एक तरह से स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता इनको, है ना, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल जो राइका पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, वो हमारे पास, है ना, कैमल हर्डिंग करते थे, बट जो कैमल प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ उसकी वजह से इनके अंदर इकोनॉमिकली, है ना, प्रॉब्लम्स आए यहाँ पे, है ना, इकोनॉमिकली ये डैमेज हुए, ये इनके जो बिजनेस था, बिकॉज कैमल का डिमांड नहीं रहा कैमल प्रोडक्ट का, और ये कैमल को यदि पालते थे तो इनका इकोनॉमिकली ये क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, चैलेंजेस फेस करना पड़ गया। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें भाई, बिकॉज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज जो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से इनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है ना, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है यार, है ना, तो एक तरह से इसीलिए क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से इनको भी दिक्कतें आ रही है। बिकॉज हमने देखा एग्जांपल के तौर पे जो गुजर बकरवाल ट्राइब्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं यार क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमको एड्रेस करना है तो एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना। होलिस्टिक मतलब बहुत सारे डायमेंशन से, लाइक लीगल रिकॉग्नाइजेशन देंगे उनके ज़मीन को, है ना, उनके जो कल्चर प्रैक्टिस उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके जो नीड्स हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसके रिगार्डिंग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी क्या है, रोल ऑफ द गवर्नर इन द 5th शेड्यूल एरियाज। सो क्वेश्चन था रोल ऑफ गवर्नर इन 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो रोल ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे यार, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे रोल ऑफ गवर्नर के। तो गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये बताएंगे, हाँ ठीक है, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ 5th शेड्यूल एरियाज में, है ना, जहाँ पे कौन रहते हैं 5th शेड्यूल एरियाज में, शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, ओके। एंड ये जो 5th शेड्यूल एरिया है ना, यहाँ पे मतलब जो 5th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात करता है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस एरियाज, है ना, जहाँ पे उनकी बात करता है कि उनके जो कल्चर है, राइट्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। सो द 5th शेड्यूल ऑफ द Constitution deals with the administration and control of the 5th schedule or the schedule areas which are predominantly inhabited by scheduled tribes. Areas aiming to preserve and protect the rights, culture and tradition of the tribal population. ओके, एंड गवर्नर का रोल क्या है भाई, यहाँ पे उसकी बात करें तो 3 तरह के मेन रोल्स होते हैं गवर्नर के। एक लेजिस्लेटिव पावर बोल सकते हैं, रेगुलेटरी पावर्स एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के रिगार्डिंग। गवर्नर्स रोल in schedule areas, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनके पास कुछ, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर क्या है भाई कि गवर्नर कैन एक बार अथॉरिटी है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं कोई भी लॉस, है ना, अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी लॉस रिगार्डिंग द 5th शेड्यूल एरियाज, है ना, उनके कस्टम्स को देखते हुए, उनके ट्रेडिशंस को देखते हुए। द गवर्नर हैज द authority to adopt and modify laws in the
5th schedule areas taking into account the customs and traditions of the tribal कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम गवर्नर छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ का गवर्नर की बात कर सकते हैं। उन्होंने कुछ प्रोविजन जो थे सीआरपीसी के अंदर उसको मॉडिफाई किए फॉर द स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल, है ना, हमारे स्टेट के। सो गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ हैज modified certain provisions of CRPC and IPC for the schedule areas of state। तो ये हो गया, हमने बात की लेजिस्लेटिव पावर की। सेकेंड है रेगुलेटरी पावर्स हैं कुछ गवर्नर के पास। रेगुलेटरी पावर में क्या बोल सकते हैं, देखो जो गवर्नर है ना वो रेगुलेट कर सकता है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को, है ना, जो 5th शेड्यूल एरियाज में जो ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है उसको प्रिवेंट कर सकता है, फिर रेगुलेट कर सकता है, जिससे क्या होगा, जो लैंड एलियनेशन या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो रोक सके। The governor has the power regulate the transfer of land in the 5th schedule areas to prevent land alienation and exploitation of the tribal population। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर शेड्यूल एरियाज लैंड ट्रांसफ़र रेगुलेशन एक्ट आया था ना, ये प्रोहिबिट करता है द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम द ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है, जो शेड्यूल एरियाज के हैं उनके। द आंध्र प्रदेश शेड्यूल एरिया लैंड ट्रांसफ़र रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1959 prohibit the transfer of land from tribal people to non-tribal people in the schedule areas of the state। तो ये हो गया रेगुलेटरी पावर। नाउ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर में हम बात करें, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के अंदर गवर्नर का क्या क्या पावर है। ठीक है, सो देखो गवर्नर कैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, है ना, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ही इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश व्हाट, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकते हैं जिसमें जो मेंबर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगे वो रहेंगे, है ना। एंड ये काउंसिल जो होता है वो एडवाइस इसको करता है गवर्नर को ऑन द मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द गवर्नर ऑफ झारखंड, जिसने एक कंस्टिट्यूट किया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो है ना, जो कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल इशूज़ को देखते हुए बनाया था। गवर्नर are empowered to
establish tribal advisory councils. Tribal advisory council consisting of members representing the tribal communities. एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नर ऑफ झारखंड हैज़ constituted a tribal advisory council to address issues related to the socio-economic development of tribal population in the state. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है यार गवर्नर, है ना, इन सेफ गार्डिंग द राइट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड इसके जो पावर्स हैं इज क्रूशियल टू एड्रेस द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इंश्योर दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन इज नॉट मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। सो thus the governor's intervention in these areas in addressing the socio-economic disparities and ensuring that the tribal population is not marginalized or exploited। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था गवर्नर्स रोल इन शेड्यूल एरियाज। ठीक है, हमारे पास रूल ऑफ गवर्नेंस इन फिफ्थ शेड्यूल एरियाज की बात करनी थी, तो ये राइट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर की बात की हमने ना, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बनाया क्यों गया था यहाँ पे, फिफ्थ शेड्यूल एरियाज बनाया क्यों गया था, फिफ्थ शेड्यूल क्यों बनाया गया था? यहाँ पे शेड्यूल एरियाज की बात होती है जहाँ पे ट्राइबल शेड्यूल पॉपुलेशन सॉरी शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं एंड उनके राइट्स को, उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। और इसमें जो होल मतलब सोल अथॉरिटी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल दिया गया है गवर्नर को रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर, बिकॉज ही कैन अडॉप्ट एंड मॉडिफाई लॉज रिगार्डिंग दिस एरियाज। फॉर एग्जांपल हमने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, गवर्नर का एग्जांपल दिया जहाँ जिन्होंने CRPC जो कि हमारे पास 1973 का है और जो IPC है 1860 का, उसको मॉडिफाई किया रिगार्डिंग द शेड्यूल एरियाज, है ना, इन दी स्टेट। कि हमने यहाँ पे रेगुलेटरी पावर्स की बात किया, गवर्नर के अंदर रेगुलेटरी पावर्स भी होते हैं के पास, जैसे कि इन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को रेगुलेट किया यार, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को रेगुलेट कर सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, है ना, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन का एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, लैंड इन्हेरिटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल में हमने आंध्र प्रदेश की गवर्नर की बात की जहाँ पे उन्होंने एक ट्राइबल मतलब एक तरह से आंध्र प्रदेश शेड्यूल एरियाज लैंड ट्रांसफ़र रेगुलेशन एक्ट जो आया था वो प्रोहिबिट करता है भाई ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम दी शेड्यूल और ट्राइबल पीपल टू दी नॉन ट्राइबल पीपल, है ना, जिन जिन जगह में शेड्यूल एरियाज हैं उस स्टेट के। या फिर और भी बहुत सारे काम है, लाइक जो गवर्नर है वो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के मामले में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो गवर्नर है उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो क्या बना सकते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना सकते हैं, जिसमें किसके मेंबर होंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के। और ये क्या करेंगे भाई, वो उनका एडवाइस करेंगे गवर्नर को रिगार्डिंग द डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर स्कीम। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफ झारखंड ने क्या बनाया, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक इशूज़ जो थे उसके रिगार्डिंग। तो ये हम बता सकते हैं कि इसके पास डेवलपमेंट एंड वेलफेयर अथॉरिटी भी है।
सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो गवर्नर का जो इंटरवेंशन बहुत जरूरी है भाई इन एड्रेसिंग दी सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो हमको देखने को मिलता है ट्राइबल मतलब शेड्यूल एरियाज में, और जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो दिक्कतें हैं उनके रिगार्डिंग है ना, वो मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नर का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है, उसको बता के हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है भाई, एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस की बात करनी है ना। शॉर्ट नोट किसके ऊपर लिखना है, एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के ऊपर। सो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने से कैसे लिखना है भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज है जहाँ पे साउथ एशिया जो साउथ एशिया फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो बोला जाता है उसके ऊपर ये यहाँ पे ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज कहा जाता है, जहाँ पे हमारे पास कुछ रीजन्स लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम के अंदर जो लैंग्वेजेस बोले जाते हैं वो सब है ना। एंड इसमें आप समझना इसमें मोर देन 150 लैंग्वेजेस हैं यार, है ना, जो इसका हिस्टोरिकल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो ये बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस है आर अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ओवर 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ पीपल से ज़्यादा अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। with the most significant concentration in the regions of Eastern India, Bangladesh, Nepal and Myanmar, as well as वियतनाम। सबसे पहले तो जो लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे उसकी बात करें तो मुंडा लैंग्वेज है, मॉन खेमर लैंग्वेज है। सो उसकी बात करेंगे यहाँ पे दो ग्रुप में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है इसको, दो प्राइमरी ब्रांचेस हैं, एक मुंडा लैंग्वेज विच इज़ मेनली फाउंड इन इंडिया एंड मोन खेमकर लैंग्वेज विच इज़ मोर प्रेजेंट इन द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है दी मुंडा लैंग्वेज। which are spoken by tribal group in ईस्टर्न इंडिया सच एज जो सांथाली है ना, मुंदरी हो। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय यूनिक फोनोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स है ना उसका इस्तेमाल किया जाता था, इनफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता था, इंडिकेट है ना, ये सब चीज़ जो है प्रीफिक्सेस हैं इनफिक्सेस हैं, ये सब क्या इंडिकेट करते थे, टेंसेस को, एस्पेक्ट को, मूड को, सच एज दी सांथली, मुंदरी एंड हो ट्राइब के द्वारा ये बोले जाते थे। And they are characterized by their unique phonological and morphological features, including the use of
prefixes and infixes to indicate tense, aspect and mood. ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके टर्म्स को यहाँ पे एक हायरार्किकल नेचर में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया मुंडा लैंग्वेज। एक और है भाई इसी एशियो एशियाटिक लैंग्वेज में, द सेकंड ग्रुप इज मॉन खेमर लैंग्वेज। दी मॉन खेमर लैंग्वेजेस जो हैं आर स्पोकन अक्रॉस अ वाइडर जोग्राफिकल एरिया, है ना, एक तरह से ज़्यादा डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता था, बिकॉज स्पोकन अक्रॉस वियतनामीज, खेमर्स जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारे पास कंबोडिया का, मॉन जो कि म्यांमार में बोला जाता है ना। दिस आर लैंग्वेज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जहाँ पे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हो गया, ट्रेड हो गया, पॉलिटिकल एक्सपांसन हो गया, है ना। स्पोकन बाय वियतनामीज, खमीर जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी है यार ऑफ कंबोडिया, एंड दी मॉन स्पोकन इन म्यांमार। ठीक है, एंड दिस इन्फ्लुएंस बाय, और दिस languages have been influenced by various cultural and historical factors, including the spread of Buddhism, trade and political expansion। ओके, तो हमने दोनों लैंग्वेजेस की बात की। देखो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसका एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है एशियो स्टैटिक लैंग्वेज को स्टडी करके क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं ह्यूमन कल्चर के, सोसाइटी के, फिर ह्यूमन हिस्ट्री को, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो प्रोटो एशियो एशियाटिक लैंग्वेजेस थे उसको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में समझा यार, अक्रॉस द रीजन समझा। ठीक है, सो क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं, इसका जो रोल है ना एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का इन दी सोशल एंड कल्चर आइडेंटिटीज ऑफ देयर स्पीकर्स, है ना। सो बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में ये बोला जाता है जो ये एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं दे अलाउस द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज विद इन अ सिंगल कम्युनिटी। सो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जो एशियो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं आर डाइवर्स एंड फेशियाटिक मतलब फैसिनेटिंग लैंग्वेज का फैमिली है, जिसमें बहुत सारे वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है टू द हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। तो जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हम लिंग्विस्टिक फीचर्स को जब एग्जामिन करेंगे, कल्चर प्रैक्टिस को समझ सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं। सो इस प्रकार से हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द एस्ट्रो एशियाटिक languages are a diverse and fascinating language family that offers valuable insight into the history, culture and society of South East Asia and
साउथ एशिया। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया है भाई। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेजेस की बात करनी थी। तो एस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज अराउंड 100 मिलियन पीपल्स बोलते हैं भाई दुनिया में, 150 से ज़्यादा लोग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली ये कहाँ बोला जाता है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार एज वेल एज वियतनाम के अंदर, है ना। ऐसा नहीं वियतनाम के अलावा कहीं और नहीं बोला जाता, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। सो हमने बताया इसमें दो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं एस्ट्रोएशियाटिक लैंग्वेज में, एक मुंडा लैंग्वेजेस, एक होता है मोन खैमर लैंग्वेज। तो जो मुंडा लैंग्वेज है वो इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में बोला, ईस्टर्न इंडिया में बोला जाता था, है ना, बोला जाता है, जिसमें संथली, मुंदरी, उन्हो टाइप्स इसको इस्तेमाल करते हैं यार। एंड इससे लैंग्वेज के अंदर प्रीफिक्सेस और इनफिक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो कि इनको जिस तरह से हमको इंडिकेट करते हैं कि कौन से टेंस में बोला जा रहा है, किस एस्पेक्ट में बोला जा रहा है और किस मूड में बोला जा रहा है, हमको समझ आता है इस सब चीज़ों से। मोन खेमर लैंग्वेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है जो कि वियतनामीज बोलते हैं, या फिर खेमर जो है वो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज है कंबोडिया का, तो वहाँ के लोग बोलते हैं। मॉन जो हो गया जो कि म्यांमार के अंदर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के द्वारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है यार। फॉर एग्जांपल आप समझना, जो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हुआ या फिर जो ट्रेड है या फिर जो पॉलिटिकल एक्सपांसन हुआ है उसके द्वारा इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा उसने इन्फ्लुएंस हुआ है ये लैंग्वेज। सो उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि देखो जो लैंग्वेजेस हैं दे हैव डाइवर्स, है ना, एक डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग लैंग्वेज है ये, जो कि हमको एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग, है ना, जो पीपल यहाँ के बोलते हैं उनके रिगार्डिंग, उनकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग, उनके कल्चर के रिगार्डिंग, उनकी सोसाइटी कैसी थी। साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग ये बोलते हैं ये लैंग्वेजेस, साउथ एशिया में जो लोग बोलते हैं उसकी ये लैंग्वेजेस, उनको समझने में हमको ये हेल्प करते हैं ये लैंग्वेज की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है। एंड हाउ फार हैव दिस ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव, कितना ये अचीव हुआ है उसकी बात भी करनी है। सो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राइबल और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड हाउ फार हैव दिस ऑब्जेक्टिव बीन अचीव। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को बाय इंट्रोड्यूसिंग द आंसर। अब कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग अबाउट योर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक गवर्नमेंट एक इनिशिएटेड प्रोजेक्ट है जो कि बात किसी करता है, इट टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, किसके लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसका, टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना, एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना, ये सब काम करता है। टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ द कम्युनिटीज़। सो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर गवर्नमेंट इनिशिएटेड programs aimed at bringing about comprehensive and sustainable development of tribal communities in India. तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आईटीडीपी की उसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पहला क्या है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, ठीक है, कैसे, इट इन्वॉल्व दी इशूज़ ऑफ, है ना, एड्रेस करने की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व एड्रेसिंग इशूज़ लाइक पॉवर्टी कम करना है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है, इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना है ना, और जो बेनिफिट्स हैं लाइक डेवलपमेंट के वो मार्जिनलाइज सेक्शन को तक पहुँचे,
This involves addressing issues related to poverty, unemployment, and inequality, and ensuring that the benefits of development reaches this marginalized sections of the society। और ये marginalized section कौन से हैं भाई? ट्राइबल पीपल। ओके, सो पहला सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करता है आईटीडीपी। दूसरा इट टॉक्स अबाउट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या आता है? स्टेबलाइजिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ केयर सेंटर्स इन ट्राइबल एरियाज, है ना, एंड कुछ प्रोविजंस हैं ऑफ द स्कॉलरशिप। दिस इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ schools, colleges and healthcare centers in tribal areas and the provision of scholarship। ओके, इम्पावरमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक इम्पावरमेंट की। कैसे भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पावरमेंट तुमने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है ये आईटीडीपी। है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं यार? है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एंड हाउसिंग फैसिलिटीज के एक तरह से इंश्योर करता है एसेंशियल सर्विसेज को, लाइक वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑल्सो जो आईटीबीपी टॉक्स अबाउट कल्चरल प्रिजर्वेशन, या जो ट्राइबल कल्चर्स है उसको प्रिजर्व करने की बात भी करता है। ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें? कल्चर को प्रिजर्व करें ट्राइबल पीपल्स के। कैसे कैसे करना है भाई? हमारे पास एफर्ट्स लिए गए हैं to protect their traditional art form, languages and practice। Efforts are made to protect and promote their traditional art forms, languages and practices। ओके, सो बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिले यार, इतने सारे काम करने के बाद भी। तो सो चैलेंजेस को एक फ्लो चार्ट से बता देते हैं। ना कुछ चैलेंजेस जो इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, है ना, हिंडर करते हैं। of ITDP
कौन कौन से चैलेंजेस हैं भाई? हम बात कर सकते हैं अबाउट लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग की कमी होना, क्या इनएडुकेट फंडिंग, है ना, जो एब्सेंस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का वो भी एक तरह से हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। और क्या है भाई, जो है ना सेंसिटिविटी की कमी है भाई लोकल कल्चर ट्रेडिशन के लिए, वो भी एक तरह से हिंड्रेंस ही है। इनसेंसिटिविटी टू लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, सो दिस आर दी चैलेंजेस जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को एक तरह से हमको रोक रही है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो जो ITDP है, इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, है ना, बट हमारे पास अभी भी बहुत आगे जाना है भाई हमको। सो एड्रेसिंग द चैलेंजेस मेंशन्ड अबव एंड अडॉप्टिंग अ मोर पार्टिसिपेटरी एंड कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस व्हाट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस addressing the challenges and adopting a more participatory and culturally sensitive approach can significantly enhance the effectiveness of this project। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, है ना, हाउ फार हैव दिस ऑब्जेक्टिव बीन अचीव। देखो दूसरा पार्ट हमने बताया कि क्या इसने कितना अचीव किया गया है, क्या इसको अचीव किया गया ठीक से भाई। हमने देखा कि नहीं, इतना ज़्यादा चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, है ना। सो हमने बताया, तो हमने इंट्रोड्यूस किया बाय मेंशनिंग दैट ITDP क्या है, एक हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात की तो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात करता है, पॉवर्टी कम करने की, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की, इनइक्वालिटी कम करने की, है ना, एजुकेशन को, हेल्थ केयर सेक्टर को एक्सेस करने की बात करता है, लाइक स्कूल्स बनाने की बात करता है, कॉलेज बनाने की बात करता है, हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम बनाया गया था ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, वो एनरोलमेंट को, वहाँ पे जो स्कूल एनरोलमेंट उसको बढ़ाने की बात करता है, रिटेंशन को बढ़ाने की बात करता है, और उनको बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाता है वहाँ पर, ठीक है, जिससे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ें। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है, जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहाँ पे रोड्स बनाने की बात करता है, ब्रिजेस बनाने की बात करता है, कुछ हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनाने की बात करता है यार, है ना। कल्चर प्रिजर्वेशन में उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, प्रैक्टिस हैं, उसको प्रोटेक्ट प्रमोट करने की बात करते हैं ये ITBP के अंदर। बट हाँ, इतने सारे एफर्ट्स लिए गए हैं, बट हाँ फिर भी हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को रोक रहे हैं, लाइक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है यार, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की कमी है, फंडिंग ठीक से नहीं हो रहा है ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की कमी जो है वो भी एक तरह से इसको हिंडर कर रही है। बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है उतना ज़्यादा, है ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एक बहुत बड़ा दिक्कत है यार, इनएडुकेट फंडिंग, ठीक है, इनसेंसिटिविटी टू द लोकल कल्चर इज़ अ प्रॉब्लम, मतलब क्योंकि उनको लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनका यूनिक कल्चर है भाई, है ना, उनके जो लोकल पॉपुलेशन है उनके रिगार्डिंग जो रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना। बिकॉज अगर आप उनकी कल्चर को नहीं समझेगा तो वो घुसने नहीं देंगे आपको, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आपके ऊपर। सो ये भी एक तरह से चैलेंजेस हैं। बट हाँ, हमने बोला कि देखो मोर पार्टिसिपेटरी एंड कल्चरली सेंसिटिव अप्रोच जो है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है और हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल विद द ग्राम सभा।
जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है उनकी फंक्शनिंग को कंपेयर करना है किसके साथ, ग्राम सभा के फंक्शनिंग के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग दैट जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है या जो ग्राम सभा है दोनों किसके अंदर आते हैं भाई, पीसा के अंदर। पीसा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जो कि 1996 में आया था। एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार इन द गवर्नेंस ऑफ द ट्राइबल एरियाज, बट हाँ इनके कुछ फंक्शनिंग में, इनके कुछ नेचर ऑफ पावर में, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल एंड ग्राम सभा अंडर पीसा, that is पंचायत extension to schedule areas act, are both institutions that play a crucial role in the governance of tribal areas in India. ओके, इससे पहले कुछ डिफरेंसेस हैं यार, वो डिफरेंसेस की बात करें। however there are significant differences in their functioning which can be understood by examining their nature, इनके पावर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस है ना। पहला क्या है, नेचर में डिफरेंस की बात करें तो नेचर एंड कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ना, दे आर इनफॉर्मल है ना, कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं है ना, जो कि सेंचुरी से चले आ रहे हैं भाई ट्राइबल सोसाइटीज़ में है ना। इसमें कौन होता है भाई, एल्डर लोग होते हैं, हेडमैन होता है, कुछ इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के है ना। एंड जो सिलेक्शन होता है इस मेंबर का वो लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड होता है। बट जो ग्राम सभा है ना, मतलब जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स हैं वो हमारे पास एक इनफॉर्मल कस्टमरी इंस्टीट्यूशन है, बट जो ग्राम सभा है वो फॉर्मल ये स्टेट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ऑल दी एडल्ट मेंबर्स ऑफ द विलेज इसके पार्ट हैं, जो कि वोटर के फॉर्म में रजिस्टर्ड हैं। इसको कंपेरेटिव भी बना सकते हैं, बट हाँ उसमें ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है इज एंड इनफॉर्मल customary institution or informal institution composed of elders, village headman and other influential members of the community। बट जो हमारे पास ग्राम सभा है
On the other hand, ग्राम सभा अंडर पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, देखो दोनों नहीं आते, मैंने यहाँ बताया ना। तो ग्राम सभा जो है पीसा के अंदर आता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पीसा के अंदर नहीं आते भाई, ठीक है। तो दोनों में जो मैंने थोड़ा सा वो बोला तो आप गलत मत समझ लेना, ठीक है। सो ग्राम सभा जो कि पीसा के अंदर आता है, इट इज़ अ फॉर्मल स्टैट्यूटरी institution consisting of all the adult members of a village who are registered as voters। एंड सेकेंड हमारे पास डिफरेंस क्या है भाई दोनों के बीच में, पावर एंड फंक्शंस का डिफरेंस है। कैसे? जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है, दे फोकसिंग ऑन व्हाट, दे फोकसिंग ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, या फिर सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने का काम है। बट अगर हम ग्राम सभा की बात करें, सो एक वाइड रेंज ऑफ पावर है, लाइक इंक्लूडिंग पॉलिसीज, है ना, मतलब प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल स्कीम, है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना। सो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल primarily focuses on solving disputes, maintaining law and order, and ensuring social harmony within the community। Okay, but in contrast जो ग्राम सभा है has wider range of power that include planning and implementation of various developmental schemes and ensuring social justice। ओके, तो ये हो गया, हमने डिफरेंस बताया पावर एंड फंक्शन के अंदर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डिफरेंसेस हैं यार, लीगल स्टेटस में भी डिफरेंसेस हैं, बिकॉज हमने बताया कि जो ट्राइबल एडवाइजरी ट्राइबल जो काउंसिल है, ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल में कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। सो और जो लेकिन हमारे पास जो ग्राम सभा है वो पिज़्ज़ा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, तो वो तो हमने बता दिया, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी डिफरेंस है यहाँ पे। वो कैसे? जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है ना, वो जो डिसीजन लेते हैं वो कंसेंसस के ऊपर, सबकी सहमति से लेते हैं, सबका ओपिनियन देखते हैं, यहाँ पे बिलीफ एंड कस्टम्स को देखते हुए डिसीजन लेते हैं। बट जो हमारे पास जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के अंदर हमारे पास जो डिसीजन है ना, वो एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जो कि डिबेट, वोटिंग एंड वेरियस इशूज़ के ऊपर, मतलब वोटिंग ऑन डिबेट होता है। ओके, in
a tribal decisions are usually taken through consensus and on the other hand, ऐसा लिखते हैं, consensus on the other hand ग्राम सभा follow a more democratic decision making process which involve discussion, debates and voting on various issues। ये सब हमने डिफरेंस बताया भाई। इन कंक्लूजन हम लास्ट में बोल सकते हैं कि वैसे कंक्लूजन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि बोथ दिस इंस्टीट्यूशन कैन बी सीन एज कम्प्लीमेंट्री एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द ट्राइबल एरियाज। Thus, the functioning of both institutions can be seen as complementary and contributing to the overall governance of ट्राइबल एरियाज। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स विद द ग्राम सभा। ग्राम सभा और ट्राइबल जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स में डिफरेंस बताना था भाई, तो हमने बताया कि देखो ये दोनों जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, फॉर कुछ डिफरेंसेस हैं यार, जैसे कि नेचर, पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स में। नेचर में हमने बात की जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स हैं वो इनफॉर्मल या फिर कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें हमारे पास एल्डर्स लोग से बना होता है यार, विलेज हेडमैन होते हैं, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते हैं। बट जो ग्राम सभा है उसमें सारे लोग होते हैं जो कि वोटर के फॉर्म में रजिस्टर्ड है। एक फॉर्मल और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है ग्राम सभा। हमने देखा कि जो पावर्स हैं भाई हमारे पास प्राइमरी जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स में जो पावर हैं वो क्या क्या पावर है, इनका क्या क्या काम करते हैं, ये रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को, मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, सोशल हार्मोनी मेंटेन करते हैं। बट जो ग्राम सभा है उसका एक पावर एक वाइड रेंज में है भाई, मतलब वो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करता है, डेवलपमेंट स्कीम्स का, सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है ना। और क्या करता है भाई हमारे पास जो भी मॉनिटर करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो आए हैं उसको। सो इसका ज़्यादा पावर है हमारे पास ग्राम सभा का पीसा के अंदर। डिसीजन मेकिंग में भी डिफरेंस है, लाइक जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स है उसमें जो कंसेंसस है, सबके सहमति से डिसीजन ले आता है। बट हमारे पास जो ग्राम सभा है उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वोटिंग होता है। ओके, सो हमने बड़ा डिफरेंस देखे हम, लेकिन हमारे पास दोनों में डिफरेंस है। बट हाँ, दोनों का जो इंस्टीट्यूशन है, दोनों का फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे कंप्लीमेंट करते हैं इन दी ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ अ ट्राइबल एरियाज। So this is all about the answer of the question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी क्या है यार, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज इम्पैक्टेड द मेजर रिसोर्सेज ऑफ ट्राइबल। जो ट्राइबल के जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे ब्रिटिश पॉलिसीज ने अफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया, वो हमको बताना है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज इम्पैक्टेड द मेजर रिसोर्स ऑफ द ट्राइबल्स। सो आंसर को स्टार्ट करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज इम्पैक्टेड द मेजर रिसोर्स ऑफ द ट्राइबल्स। ट्राइबल्स के रिसोर्सेस को कैसे इम्पैक्ट किया ब्रिटिश पॉलिसीज ने।
है ना। उनकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल के जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी उसको अफेक्ट कर दिया, इकोनॉमी थी उनकी उसको अफेक्ट किया, सोशल स्ट्रक्चर जो था ट्राइबल कम्युनिटी में उसको अफेक्ट किया यार। सो यहाँ पे बोल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं मेंशनिंग दैट जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज थी, डिसरप्टेड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, सो जो मेजर की वे बात कर सकते हैं, जो मेजर रिसोर्सेज को कैसे अफेक्ट किया ब्रिटिश पॉलिसीज ने। सो पहले तो हमारे पास ब्रिटिश पॉलिसीज impacted tribals as they leads to what, land alienation यार। सो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से लैंड एलिनेशन हो गया बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, या फिर रॉयत वाली सिस्टम जो था, महल वाली सिस्टम जो था, है ना। क्या हो गया, हमारे पास एलिनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स देखने को मिला, है ना। और ऑल्सो जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का बात कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे वॉज इंट्रोड्यूस टू सेफ गार्ड वॉट, द लैंड राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स। बट इसमें कुछ लूप होल्स थे यार, जिस और करप्शन की वजह से क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये ठीक से इफेक्ट नहीं आ पाया। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट system, the Royatwari system and the Mahalwari system by the British lead to alienation of tribal land। ओके, दूसरा तो क्या हुआ, इनके वजह से भाई कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिला यार। ब्रिटिश की पॉलिसीज के वजह से हमारे पास, है ना। जैसे कि जो ब्रिटिश ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 जो इंट्रोड्यूस किया था, या उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट जो किए, उससे क्या हुआ, जो एक्सेस था या फिर जो राइट्स थे ट्राइबल के फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, एक तरह से फॉरेस्ट का कमर्शलाइजेशन कर दिया। दी ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड दी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 and subsequent amendments which led to the commercialization of forest and of the tribals to मतलब also commercialization of the forest हुआ and also restricted what, restricted the access and rights of tribals to
फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, हमने बात की जैसे कि जो मुंडा ट्राइब था झारखंड के अंदर, एंड द बैगा ट्राइब इन महाराष्ट्र, दे फेस सीवियर रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सेस टू फॉरेस्ट। ना मुंडा ट्राइब इन झारखंड एंड द बैगा ट्राइब इन मध्य प्रदेश फेस सीवियर रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे हमारे पास जो कैश क्रॉप का इंट्रोडक्शन था वो भी हमारे पास एक तरह से बोल सकते हो नेचुरल रिसोर्स को एक तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्राइबल्स का इफेक्ट कर रहा है, और किया भाई ब्रिटिश का। ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, जिसके वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंड दिस रिजल्ट इन व्हाट, फूड स्केर्सिटी एंड इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन मार्केट फोर्सेस ना, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता था यार, प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी देखने को मिलता था। like tea, coffee and rubber, which led to the displacement of traditional food crops, resulted in food scarcity and increased dependence on market forces. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो नीलगिरी ट्राइब था या फिर जो टोडा ट्राइब्स हैं ना, नीलगिरी हिल्स के अंदर जो टोडा ट्राइब्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए यार ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द टी इन दी नीलगिरीज। ना टोडा ट्राइब इन द नीलगिरी हिल्स was impacted by the introduction of टी प्लांटेशन। हमारे पास उनके जो मिनरल्स थे, मिनरल रिसोर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बिकॉज है ना माइनिंग एक्टिविटी लेड टू व्हाट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ लैंड, डिसरप्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इकोनॉमी। है ना, mining activities led to environmental degradation, loss of land and disruption of the ट्रेडिशनल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैसे संथाल ट्राइब इन झारखंड या फिर जो भील थे राजस्थान के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट फेस किए ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटी। संथाल ट्राइब इन झारखंड फेस्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज।
सो इन कंक्लूजन और भी बहुत सारे लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीज भी हुआ यार, जब ट्राइबल्स मतलब नॉन ट्राइबल्स जब यहाँ पे ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो बीमारियाँ होती है वो नई नई बीमारी पहुँच जाती है, बिकॉज उसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्या नहीं होता, इम्यूनिटी नहीं होती। तो जो ग्रेट फेमाइन था वो भी इसी के कारण था, एक तरह से आप बोल सकते हो। जन 1876 या फिर 78 में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर बहुत लोग मर गए थे, है ना। सो ये हमारे पास लाइक मलेरिया एंड कोलेरा जो था इस यहाँ पे स्प्रेड हुआ यार, जब नॉन ट्राइबल आते हैं तो, ठीक है। माइग्रेशन हुआ लेबर का, बॉन्डेड लेबर की बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना। सो मतलब सोशल जो फैब्रिक था वो भी एक तरह से टूट गया, बिकॉज यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जब आया, मॉडर्न रिलीजन एजुकेशन जब आया, तो जो ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक था वो यहाँ पे एक तरह से हैम्पर हुआ यार, है ना। सांथाल रिबेलियन जो हमने देखा, मुंडा अपराइजिंग बोल सकते हो, वो सब इसी कारण से थे। सो लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ब्रिटिश पॉलिसीज हैड अ प्रोफाउंड एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द मेजर रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, है ना। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था ट्रैवल्स का, इकोनॉमी जो था, सोशल स्ट्रक्चर था, है ना, वो सब अफेक्ट हुआ यार, है ना। एंड लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन एंड है ना, इम्पोरिशमेंट तो देखने को मिला ही मिला। कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस ब्रिटिश policies had a what profound and long lasting impact on the major resources of the ट्राइबल्स इन इंडिया, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज इम्पैक्टेड द मेजर रिसोर्स ऑफ ट्राइबल्स, है ना। हमारे पास जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी, इकोनॉमी थी, सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया यार ब्रिटिश पॉलिसीज ने। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड एलिनेशन देखने को मिलता है ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से, बिकॉज जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट, महल वाली सिस्टम, रॉट वाली सिस्टम, तो जो लैंड से ट्राइबल का उनका जो खुद का ओनरशिप जो था वो कम्युनिटी ओनरशिप की फॉलो करते थे यार, है ना। सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉलो करते थे, बट इनकी वजह से एक तरह से खुद की जमीन में वो क्या हो गए, पराये हो गए। कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिला जब ब्रिटिश आया, तो उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 को जब वहाँ पे लॉन्च किया, है ना, इनेक्ट किया, तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए। उससे क्या हुआ, जो ट्राइबल के जो राइट्स थे, जो एक्सेस था, वो एक तरह से रेस्ट्रिक्ट हो गया। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया मुंडा ट्राइब के अंदर, जो ट्राइब झारखंड में है, बाइगा जो ट्राइब झारखंड में रहते थे अभी भी हैं, बाइगा ट्राइब्स मध्य प्रदेश के अंदर, वो एक तरह से रेस्ट्रिक्शन हुआ उनको, उनके मूवमेंट को ट्राइबल एरिया मतलब फॉरेस्ट एरिया में। जब कैश क्रॉप आया लाइक टी, कॉफी, रबर, तो जो हमारे पास है ना, जो उनका ट्रेडिशनल फूड था वो उगाने से मना कर दिया गया उनको, तो फूड स्कैरसिटी आ गया, बिकॉज ज़्यादा मार्केट फोर्सेस में डिपेंडेंस हुआ, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ यार। फॉर एग्जाम्पल जो टोडा ट्राइब्स थे नीलगिरी हिल्स में, जो ट्री प्लांटेशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला उनके ऊपर, उनके नेचुरल रिसोर्स के ऊपर, उनके जो है ना इकोनॉमी के ऊपर, उनके जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उसके ऊपर, है ना। मिनरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिला। फॉर एग्जांपल जब माइनिंग एक्टिविटी आया तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हुआ ही हुआ, लैंड डिसरप्शन तो हुआ ही हुआ, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का लॉस हुआ ही हुआ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल के साथ हमने सब्सटेंशिएट किया कि बताया कि जैसे ट्राइबल एरियाज़ में, जैसे सांथाल ट्राइब जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा उनको उस एरिया में, बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्टिविटी। तो हमने लास्ट में कंक्लूड किया कि देखो भाई जो ट्राइबल पॉलिसीज था उनका इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड था, बहुत लॉन्ग लास्टिंग था हमारे मेजर ट्राइबल रिसोर्स के अंदर, है ना। हमने और भी बात की लाइक कर सकते हैं, लाइक बॉन्डेड लेबर हमारे पास देखने को मिला ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज यार, है ना। माइग्रेशन देखने को मिला, स्प्रेड ऑफ डिसीज की बात कर सकते हैं, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गए ब्रिटिश पॉलिसीज के वजह से हमारे पास जो ट्राइबल्स का जो सोशल फैब्रिक था, बिकॉज जब मॉडर्न एजुकेशन आया, रिलीजन आया, एंड लाइक क्रिश्चियनिटी या फिर बाहर के एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनका जो डिसइंटीग्रेशन हो गया ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक का। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि उसमें एग्जांपल भी सकते हैं कि सांथाल रिबेलियन हुआ, मुंडा रिबेलियन या फिर मुंडा उलगुलान जिसको हम बोलते हैं वो रिबेलियन हुआ, उसकी बात कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट वन ऑफ व्हाट सेक्शन बी ऑफ व्हाट पेपर टू ऑफ व्हाट 2022 के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज PYQs की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं सेक्शन बी के पेपर 2 में, तो उससे हमारे पास क्या आया 2022 के पूरे जो क्वेश्चन आए थे वो कवर हो जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल PYQs UPSC CSC मेंस।